नमस्कार दोस्तों, ई स्लेट की एनसीईआरटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर 5 जिसका नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, यानी कि साम्राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा कि पहले राजा का चुनाव उसकी योग्यता के आधार पर किया जाता था, यानी कि एक राजा का बेटा राजा नहीं होता था, बल्कि उसकी योग्यता के आधार पर एक नए राजा का चुनाव किया जाता था। लेकिन आज से 3000 साल पहले राजा के चुनने की जो परंपरा है उसमें कुछ बदलाव हुए। ये बदलाव क्या थे? अब राजा बनने के लिए कई तरह के रीति या फिर कई तरह के अनुष्ठान किए जाने लगे, जैसे कि राजा के चुनाव के लिए एक अश्वमेध यज्ञ होने लगा। इस प्रकार के अश्वमेध यज्ञ में राजा अपने घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया करते थे और राजा के सैनिक उस घोड़े पर अपनी नज़र रखा करते थे। अगर किसी अन्य देश के शासक ने उस घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब होता था कि उस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार कर ली है। और अगर उस शासक ने किसी अन्य देश के शासक ने उस घोड़े को अपने यहाँ बांध लिया तो इसका मतलब होता था कि उस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करने वाले शासक को चुनौती दी है और दोनों आपस में युद्ध करते थे। और इस तरह से राजा के चुनाव में अश्वमेध यज्ञ की भूमिका रहा करती थी। अब हम बात करते हैं उस समय के समाज के बारे में। तो उस समय समाज में एक प्रमुख परिवर्तन हुआ, वो था वर्ण व्यवस्था का जन्म लेना। तो ऋग्वेद लिखे जाने के बाद के समय को, जिस समय में अन्य वेद तथा अन्य कई ग्रंथ लिखे गए, उस समय को उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक एरा कहा जाता है। तो इस काल में, मतलब उत्तर वैदिक काल में, 4 प्रमुख वर्ण हुए। ये थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण होते थे वो पुरोहित वर्ग से संबंधित होते थे और उनका काम होता था वेदों का अध्ययन करना और कराना। साथ ही वो कई यज्ञ एवं अनुष्ठानों को संपन्न करवाते और कई तरह के उपहार ग्रहण करते थे। इसी तरीके से जो क्षत्रिय होते थे वो शासक वर्ग से संबंधित होते थे और उनका काम होता था कई युद्धों में भाग लेना और प्रजा की सुरक्षा करना। जो वैश्य होते थे वो किसान, पशुपालक या व्यापारिक वर्ग से संबंधित होते थे। ये लोग धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ कर सकते थे। जो चौथा वर्ण है वो था शूद्र और उसका काम होता था प्रारंभ के जो 3 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उन लोगों की सेवा करना। सामान्यतः महिलाओं को भी शूद्रों के साथ रखा गया था। इन लोगों को धार्मिक कर्मकांड या वेदों का अध्ययन करने की आज़ादी नहीं थी। इस तरह से ये 4 वर्ण थे। पुरोहितों के अनुसार वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था और इस समय, यानी कि लेटर वैदिक एरा में या उत्तर वैदिक काल में, समाज में छुआछूत भी प्रचलन में आने लगा था। अभी तक हमने पढ़ा था कि जन यानी कि लोग राजाओं का चुनाव करते थे, लेकिन अब जन के साथ साथ जनपद भी राजाओं के नियंत्रण में रहने लगे। जनपद एक भौगोलिक इकाई हुआ करती थी जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ पर लोगों के पैर पड़े, या फिर ये एक स्थायी बस्तियां हुआ करती थीं। तो इस तरह की कई स्थायी बस्तियों को पुरातत्वविदों ने खोजा है, जिनमें नई दिल्ली के पास पुराना किला, मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा प्रमुख हैं। इन जो स्थानों से कई प्रकार की वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के, स्लेटी या फिर लाल रंग के बर्तन, साथ ही पेंटेड ग्रे वेयर्स यानी कि चित्रित धूसर भांड आदि मिले हैं। इन चित्रित धूसर भांड या पेंटेड ग्रे वेयर्स की विशेषता ये है कि ये बहुत ही कलात्मक ढंग से बनाए गए हैं और इनकी जो किनौर थी वो मोटी ना होकर बारीक यानी कि पतली इनकी किनौर हुआ करती थी। ऐसा लगता है कि विशेष लोगों के द्वारा विशेष अवसरों पर इनका उपयोग किया जाता था। अब हम बात करते हैं महाजनपदों की। तो लगभग 2500 साल पहले कई जनपद स्वतंत्र होने लगे और भौगोलिक विस्तार में भी उनका वो बढ़ने लगे। तो इस तरह के जनपदों को महाजनपद के रूप में जाने लगा, जैसे कि अवंती, कुरु, गंधार,
पंचाल, कौशल, वज्जी, मगध और भी अन्य कई। इस तरह के जो महाजनपद होते थे उनकी अपनी विशेषताएं होती थी, जैसे कि प्रत्येक महाजनपद की अपनी राजधानी होती थी और सुरक्षा की दृष्टि से किलेबंदी की जाती थी। इनकी जो दीवारें होती थी बड़ी कलात्मक भव्यता लिए हुए होती थी, जिनको बनाने में लकड़ी पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसी ही एक दीवार इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में मिली है, जो कि दिखाई गई है। अब जो महाजनपद में जो राजा होते थे नियमित सेना रखने लगे और नियमित रूप से उन्हें तनख्वाह दी जाने लगी। उनको तनख्वाह पंचमार्क सिक्कों के रूप में दी जाने लगी। अब जब इतने बड़े बड़े किले बनाए जाने लगे, सेनाएं रखी जाने लगी, तो शासकों को राजस्व की आवश्यकता महसूस होने लगी। इसलिए उन्होंने करों को संग्रहण करने के लिए अधिकारी भी नियुक्त किए। प्रमुख रूप से जो कर लगाए जाते थे वो खेती पर, व्यापार पर, कारीगरों पर आदि पर कर लगाए जाते थे। जो किसानों से कर लिया जाता था वो उनसे उनकी उपज का 1/6वां हिस्सा लिया जाता था। इस हिस्से को उनकी फसल के रूप में फसल का 1/6 भाग लिया जाता था, जिसे भाग या शेयर कहा जाता था। इसी तरीके से कारीगरों को भी कर के रूप में महीने में कुछ दिन या कुछ समय शासकों के यहाँ काम करना होता था। जो पशुपालक होते थे उन्हें पशुओं के उत्पाद और पशुओं के रूप में शासकों को कर देना पड़ता था। व्यापारियों को भी माल खरीदना और बेचने के रूप में कर देना पड़ता था। और इसी तरीके से शिकारियों और भोजन संग्रहण करने वालों को भी कर देना पड़ता था। अब इस बदलते हुए समय में खेती में भी कुछ बदलाव हुए। तो जो दो प्रमुख बदलाव थे वो ये थे कि जो हल्का फाल होता है, फाल मतलब जो हल्के आगे का जो हिस्सा होता है जिससे भूमि को जोता जाता है, वो अब लकड़ी का ना होकर लोहे का होने लगा। साथ ही अब धान की जो रोपाई होने लगी। पहले धान को बीज फैला दिए जाते थे, लेकिन अब धान के पौधों की रोपाई होने लगी, जिससे कि फसल की मात्रा में और पैदावार में परिवर्तन आए और बहुत ज़्यादा फसल होने लगी। अब हम बात करते हैं ऐसे ही एक प्रमुख महाजनपद मगध के बारे में, जो कि लगभग 200 साल तक एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में अस्तित्व में रहा। इस महाजनपद से दो प्रमुख नदियां गंगा और सोन बहा करती थीं, जो कि इस महाजनपद की समृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक थी। इन नदियों का उपयोग यातायात में, जल वितरण में और सिंचाई की दृष्टि से किया जाता था। यहाँ पर मगध की बात करें तो यहाँ पर जंगल बहुत थे और हाथियों का उपयोग भी किया जाता था। हाथियों को प्रशिक्षित करके उन्हें सेना में उनका उपयोग किया जाता था। मगध के प्रमुख शासक बिंबिसार और अजातशत्रु थे। साथ ही एक अन्य प्रमुख शासक महापद्म नंद था, जिसने कि इस महाजनपद का विस्तार उत्तर पश्चिम दिशा तक कर लिया था। मगध महाजनपद की राजधानी कुछ वर्षों तक राजगीर रहा और फिर बाद में पाटलिपुत्र या पटना, जो कि बिहार में है, वो रहा। इसी तरह का एक अन्य महाजनपद था वज्जी। वज्जी भी आज के बिहार में ही था, जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर एक शासन का एक अलग तरीका था, जो कि गण और संघ के रूप में प्रचलित था। गण में होता क्या था? गण एक लोगों का ही समूह था। यहाँ पर कोई एक राजा न होकर बहुत सारे लोग, छोटे छोटे बहुत सारे शासक राजा होते थे और किसी भी विषय पर निर्णय लेने से पहले वो आपस में सलाह मशवरा करते थे। इस तरह की परंपरा को गण कहा जाता था, जबकि संघ में लोगों के समूह या संगठन को संघ कहा जाता था। वज्जी महाजनपद के बारे में जानकारी का स्रोत एक पुस्तक है, बौद्ध पुस्तक, जिसका नाम है दीघ निकाय, और यह लगभग 2300 साल पहले लिखी गई थी। इसमें महात्मा बुद्ध की कई प्रमुख भाषण भी लिखे गए हैं। उस समय के भारत की या महाजनपदों की सामरिक शक्ति या उनकी शक्ति का पता हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि लगभग इसी समय यानी कि 2300 साल पहले मैसेडोनिया का राजा सिकंदर भारत पर आक्रमण की महत्वाकांक्षा से मिस्र और पश्चिमी एशिया होता हुआ आया। लेकिन हाथियों की संख्या, पैदल घुड़सवार आदि सैनिकों की संख्या को देखकर वो घबरा गया और लगभग ब्यास नदी के किनारे तक आकर उसने वापस लौटना ही उचित समझा और भारत में आगे नहीं बढ़ा।
इसी समय यानी कि लगभग 2500 साल पहले एथेंस में लोगों को मत अधिकार देकर एक लोकतंत्र की एक नई व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, जिसमें कि 30 वर्ष से ऊपर के पुरुषों को मत देने का अधिकार दिया गया था। लेकिन इसमें महिलाएं शामिल नहीं थी, यानी कि महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। साथ ही एथेंस में काम करने वाले विदेशी नागरिकों को भी मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। इस तरीके से एक और जहां भारत में महाजनपदकालीन व्यवस्था की शुरुआत हो रही थी, तो उसी समय एथेंस में लोक मताधिकार देकर लोकतंत्र की नई व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। तो ये था NCERT क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 5, जिसका नाम था किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स, यानी कि साम्राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। आशा है आपको ई स्लेट के NCERT सीरीज़ के वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आगे भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, जिसका नाम है ई स्लेट, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।